हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है रिफॉरेस्टेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफॉरेस्टेशन कहते किसको है? द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट्स वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, जब हम जंगलों को काटते हैं तो वहाँ पर जो ज़मीन खाली हो जाती हैं तो उस जगह पेड़ों को लगाना, इसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीशीज विच वर कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज हैव बीन कट डाउन। देखिए, जो भी हम पेड़ लगाएंगे वो हमें इंश्योर करना है कि ये उसी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं जिस स्पीशीज़ के पेड़ वहाँ पर काटे गए हो। और वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज हैव बीन कट डाउन। जितने भी पेड़ वहाँ पर काटे गए हो, कम से कम हमें उतने ही पेड़ वहाँ पर फिर से लगाने होंगे। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसको ट्री फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस दौरान प्लांटेशन ड्राइव चलती रहती है और लोगों को आगाह किया जाता है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, कि हमें क्यों फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए। जो ये फॉरेस्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्रीन वेल्थ ऑफ ए country. Reforestation can also take place naturally. If the deforested area is left undisturbed for some time, it reestablishes itself by the growth of trees. This is called natural reforestation. देखिए, नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन होती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर हम डिफॉरेस्टेशन जहाँ पर हो गई होगी वहाँ का जो एरिया है वो हम जब अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे, तब जाकर पॉसिबिलिटी एक बनती है कि वहाँ ट्रीज़ खुद ग्रो कर पाएँ। इसको हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। देखिए, जो ये फॉरेस्ट है ये हमारे लिए या हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डिफॉरेस्टेशन करना ही नहीं चाहिए, तो रिफॉरेस्टेशन की नौबत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम रिफॉरेस्टेशन के एडवांटेजेस देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, टिम्बर, ट्रेड एट्सेट्रा। देखिए, हम डिफॉरेस्टेशन करते ही हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन जब हम ट्रीज़ को कंटिन्यूसली काटते जाएंगे इन चीज़ों की तो कमी हो जाएगी। लेकिन जब हम फिर से रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये चीज़ें हमें फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है रिफॉरेस्टेशन का। दूसरा ये है कि इट विल लीड टू ए डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? यही ट्रीज़ करते हैं, यही फॉरेस्ट्स करते हैं। जब हम इन्हीं फॉरेस्ट को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये जो सोलर रेडिएशंस होते हैं ये इनको स्पेस में जाने नहीं देता, जिस वजह से जो ये ज़मीन होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो हम इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, जब ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है रिफॉरेस्टेशन का कि ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी हो जाएगी। तीसरा ये है कि इट इंक्रीजेज रेनफॉल इन ए एरिया, दिस विल रेज ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट ड्रॉट्स। देखिए, जो ये पेड़ों के रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर यही वाटर लीव्स से वाटर वेपर्स की शक्ल में बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये वाटर वेपर्स फिर एटमॉस्फेयर में कंडेंस होते हैं और रेनफॉल की शक्ल में ज़मीन पे गिर जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ग्राउंड वाटर लेवल तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो ये रूट्स होते हैं ये पर्कुलेशन में भी मदद करते हैं। इससे ड्रॉट से भी हम बचेंगे। तो ये एडवांटेज है रिफॉरेस्टेशन का। चौथा ये है कि इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लड। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी ये पढ़ाया है कि जो ये टॉप सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स को आपस में बांध के यही रूट्स रखते हैं। लेकिन जब हम पेड़ों को काटेंगे तो जाहिर सी बात है रूट्स भी तो वहाँ नहीं रहेंगे, तो इन सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बांध के कौन रखेगा? कोई नहीं। तो ये लूज फॉर्म में रहेंगे। तो जब भी चाहे पानी का बहाव तेज़ हो या तेज़ हवाएं चले, ये इस टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएंगे। तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जब पानी इस सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएगा, ठीक है,
तो ये कहाँ जाएगा? ये वाटर बॉडीज़ में ही जाएगा। जो ये वाटर बॉडीज़ हैं इसकी डेप्थ तो कम हो जाएगी और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो या वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ये दोनों कम हो जाएगी। तो फ्लड्स आ जाएंगे ऐसे, या ग्लोबल वार्मिंग से भी फ्लड्स आ सकते हैं अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाएंगे और जो वहाँ से पानी निकल के आ जाएगा वो फ्लड्स की शक्ल ले लेगा। तो अगर हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे हम सॉइल इरोजन से भी बचेंगे और फ्लड से भी। और जो पांचवा पॉइंट है वो है इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलों को फिर से बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो ये नेचुरल हैबिटेट हैं जानवरों का वो भी तो ऐसे बन जाएगा जो इस वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर वो आराम से फ्लोरिश कर सकते हैं क्योंकि इनका नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी रिफॉरेस्टेशन की। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो वो हमारे मेल एड्रेस पर वो सेंड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।